गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्यारे फेवरेट यूट्यूब चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 14 रेस्पिरेशन। लास्ट जो वीडियो था उस लास्ट वीडियो में हमने देखा था दोस्तों क्रेब्स साइकिल, कि क्रेब्स साइकिल जो है वो किस प्रकार से कंप्लीट होता है। तो एक बार थोड़ा सा पीछे रिवाइज करके फिर हम आगे बात करते हैं। देखिए, हमने बात की थी कि जो क्रेब्स चक्कर है ना, क्रेब्स चक्कर को और भी अन्य नामों से जाना जाता है, जिसको सिट्रिक अम्ल चक्र भी कहते हैं, इसको टीसीए चक्र भी कहा जाता है। और इस पूरे चक्र के जो खोज की थी उसके आधार पर इसको क्रेब्स चक्र भी कहा जाता है वैज्ञानिक के नाम पर। सिट्रिक अम्ल चक्र को टीसीए क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सिट्रिक अम्ल के अंदर जो कार्बोक्सिलिक जो समूह है यानी कि COOH, ये जो समूह है ये आपके कितने होते हैं? ये इसमें 3 पाए जाते हैं। कितने होते हैं? 3 कार्बोक्सिलिक अम्ल के समूह होते हैं। इसीलिए इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, इस क्रेब्स साइकिल को स्टार्ट करने से पहले होता क्या था कि जो पायरुविक एसिड है, ये पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम ए में चेंज हो जाता है और इस एसिटाइल कोएंजाइम ए को मध्यवर्ती उत्पाद यानी कि इंटरमीडिएट कंपाउंड या प्रोडक्ट कहते हैं। और एक चीज और ध्यान रखना दोस्तों कि ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है इसको योजक कड़ी भी कहते हैं। किसके बीच की? ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र। क्यों दोस्तों? देखिए, एसिटाइल कोएंजाइम ए के बाद में क्रेब्स साइकिल स्टार्ट होता है और इससे पहले की जो प्रक्रिया थी वो थी आपके ग्लाइकोलाइसिस। तो ध्यान रखना दोस्तों, इसको योजक कड़ी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? योजक कड़ी कहा जाता है। किसके बीच में इसको कहा जाता है? क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस की योजक कड़ी यानी कि इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इसको भी कहा जाता है। किसको दोस्तों? एसिटाइल कोएंजाइम ए को। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए माइटोकॉन्ड्रिया में टर्न करके क्या करता है? क्रेब्स साइकिल को स्टार्ट करता है। ये जो पायरुवेट है जो कि ग्लाइकोलाइसिस का उत्पाद होता है ना, ये 3 कार्बन का था। इसने अपने में से एक कार्बन को CO2 के रूप में यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकाल देता है और इसके अंदर एक कोएंजाइम ए जो है वो आकर के ऐड हो जाता है। देन ये एसिटाइल कोएंजाइम ए जो कि 2 कार्बन का एक कंपाउंड बनता है। ये एसिटाइल कोएंजाइम ए यहां पर मौजूद ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है ना, OAA के साथ में अभिक्रिया करता है। इस कार्य के लिए एक एंजाइम की उपस्थिति बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है सिट्रिक एसिड सिंथेटेज। इस एंजाइम की उपस्थिति के अंदर ही ये दोनों जो पदार्थ है ये आपस में मिलते हैं और मिलकर के सिट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं। ये जो सिट्रिक एसिड है दोस्तों, ये 6 कार्बन का एक कंपाउंड होता है। इस सिट्रिक एसिड में से एक कार्बन को अगेन CO2 के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। तो यहां पर कार्बोक्सिलीकरण की जो है ना अभिक्रिया जो है विकार्बोक्सिलीकरण वो कंप्लीट की जाती है और इसी दौरान इसमें से हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल निकलता है दोस्तों, ध्यान रखना, उस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को NAD आयन के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। ठीक है, और क्या बनता है? NADH+ आयन या NADH2, या इसको अपन और क्या लिख सकते हैं? NADH2 का निर्माण किया जाता है। ठीक है, और ये बदल जाता है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में। यहां हमने देखा था कि ये एकमात्र ऐसा यौगिक है जो कि 5 कार्बन का है। और ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना कि क्रेब्स साइकिल के अंदर है ना, क्रेब्स चक्र में एकमात्र ये ऐसा यौगिक है जो आपके 5 कार्बन का होता है।
इससे पहले के जो है 6 कार्बन और उसके बाद के जो कंपाउंड है वो आपके 4 कार्बन के होते हैं। ठीक है, तो जैसे ही इस अल्फा कीटो गुल्टारिक अम्ल में से CO2 और NADH2 का निर्माण हो जाता है और यहां पर एक GTP का फॉर्मेशन किया जाता है। ये चेंज हो जाता है सक्सेनिक अम्ल में। सक्सेनिक अम्ल अगेन FADH2 को यहां फॉर्म करके और मैलिक एसिड में चेंज हो जाता है और ये मैलिक एसिड अपने में से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को निकाल करके क्या बना देता है वापस से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। इस तरीके से ये जो साइकिल है दोस्तों लगातार चलता रहता है। क्लियर? इससे पूरे साइकिल में जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के रूप में हमें क्या क्या मिलता है, एक पायरुविक अम्ल से, तो उसमें दोस्तों ध्यान रखना हमें चार जगह पर है ना 4 टाइम NADPH2 का फॉर्मेशन मिलता है, 1 टाइम FADH2 एंड अगेन 1 टाइम इसमें GTP, जिसको हम ATP के रूप में काउंट करते हैं। तो ऑल ओवर फिर हमने देखा कि जो एक क्रेब्स साइकिल है, क्रेब्स साइकिल में कुल जो 30 ATP मॉलिक्यूल है ना, उसका निर्माण होता है। यानी कि कुल 30 जो ATP अणु हैं, इसमें से 2 तो डायरेक्ट ATP जो कि GTP के फॉर्म में बनते हैं, 24 यानी कि 24 जो ATP है वो हमें NADH2 से प्राप्त होते हैं। विच मैकेनिज्म? ये हमें मिलते हैं दोस्तों ETS में। कहां मिलते हैं? ETS में, ETS से। तो दोस्तों आज हम जो स्टार्ट करेंगे ना, आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि एक्चुअल में ये ETS है क्या, है ना। तो ETS के अंदर NADH2 से हमें 24 ATP मिलते हैं और जो FADH2 है उससे हमें दोस्तों 4, तो ऑल ओवर 30। इसी तरीके से ग्लाइकोलाइसिस जो है ना, ग्लाइकोलाइसिस में हमें 8 जो ATP मॉलिक्यूल से उसका गेन होता है। ऑल ओवर जो एक ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है, अणु है, उससे हमें 38 ATP अणु की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा टॉपिक वही है कि ये ETS है क्या। ETS इसको कहते हैं दोस्तों इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण तंत्र। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण तंत्र, ETS कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम कहते हैं। दोस्तों ये जो तंत्र है, ये ध्यान रखना, ये जो कंप्लीट होता है एक माइटोकॉन्ड्रिया में एक संरचना है जिसको कहते हैं F1 पार्टिकल। अगर मेरे दोस्तों को माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर अगर याद है तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर किसी भी स्टूडेंट्स को माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी सी भी अगर दिक्कत है तो हमारा जो 8वां जो चैप्टर है उस वीडियो में हमने माइटोकॉन्ड्रिया को एकदम अच्छे से बात किया हुआ है, तो उसको आप जरूर देखिएगा, है ना। तो यहां माइटोकॉन्ड्रिया का शॉर्ट जो इंट्रोडक्शन है वो मैं आपको देता हूं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो हमें पता है कि एक दोहरी झिल्ली का एक कोशिकांग है। ठीक है, इसके अंदर जो फोल्डिंग हो जाने से इस तरीके से इसके अंदर स्ट्रक्चर्स फॉर्म कर जाती है, राइट। ऐसे इन स्ट्रक्चर्स को कहते हैं दोस्तों क्रिस्टी, क्रिस्टी या क्रिस्ट्रा भी कहते हैं। और इनके ऊपर एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होती है टेनिस के रैकेट की तरह, है ना। तो इस टेनिस के रैकेट की तरह की जो ये स्ट्रक्चर्स है, ये दोस्तों ध्यान रखना बहुत ज्यादा होती है, नंबर ऑफ होती है, हम तो एक दो बात कर रहे हैं। इनको कहते हैं दोस्तों आपके F1 कण। क्या कहते हैं? F1 कण। और इसी को और अन्य नामों में इसको ऑक्सीसोम भी कहते हैं, ऑक्सीसोम, राइट। तो इसको आप F1 पार्टिकल, F0 पार्टिकल कण भी कह सकते हो। कुल मिलाकर के ये जो टेनिस के रैकेट की तरह की जो स्ट्रक्चर्स है ना, ये टेनिस के रैकेट की तरह जो स्ट्रक्चर है दोस्तों ध्यान रखना सब पर होती है, ठीक है। तो
इनको कहते हैं F1 या ऑक्सीसोम कहा जाता है। ये वो स्ट्रक्चर है दोस्तों जिसमें एटीएस जो है वो कंप्लीट किया जाता है। क्लियर? तो अब हम बात करते हैं कि इसमें एक्चुअल में ऐसा होता क्या है। तो देखिए, यहां हम बात कर रहे हैं एटीएस की। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं दोस्तों, ये एक F1 जो पार्टिकल है ना, इस तरीके से ये जो F1 जो पार्टिकल है, इस F1 पार्टिकल की जो इंटरनल जो स्ट्रक्चर है उसको यहां बताई गई है। तो इसमें देखिए, ये इसकी माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर सरफेस होती है, बाहरी सतह, और ये इसके इनसाइड की तरफ भीतरी जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है उसमें ये आपके जो F1 कण है, F1 कण यानी कि ऑक्सीसोम, उसकी पोजीशन ये रहती है। यहां पर दोस्तों ध्यान रखना, एटीपेज जो एंजाइम है वो पाया जाता है जो कि क्या करता है, एडीपी प्लस पीआई, पीआई मींस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को मिला करके और क्या बनाता है, ये बनाता है दोस्तों एटीपी। क्या बनाता है, एटीपी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि एटीपी का जो निर्माण स्थल कौन है, तो वो होता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया का F1 कण, या इसको कहा जाता है दोस्तों ऑक्सीसोम। ऑक्सीसोम क्या कहते हैं, ऑक्सीसोम, राइट। तो ऑक्सीसोम के अंदर ये जो एटीपी का निर्माण है वो होता है। अभी कैसे होता है उसकी चर्चा करते हैं। देखिए, होता क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये जो पार्टिकल्स है, F1 पार्टिकल्स, इनके अंदर विभिन्न प्रकार के संकुल पाए जाते हैं। क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के संकुल, जिसको कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जिनमें अलग अलग प्रकार के अणु जो हैं वो एक चेन के रूप में क्रम बाय क्रम जुड़े रहते हैं। जिसमें अगर बात करें तो फर्स्ट जो कॉम्प्लेक्स है, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स को कहते हैं दोस्तों NADH, डिहाइड्रोजिनेज जो कॉम्प्लेक्स है, यहां पर ये एंजाइम पार्टिसिपेट करता है। देन इसके बाद में इसमें आपके आता है थर्ड कॉम्प्लेक्स, सेकंड कॉम्प्लेक्स एंड फोर्थ कॉम्प्लेक्स। तो ये अलग अलग प्रकार के कॉम्प्लेक्स, इसको कहते हैं संकुल। क्या कहते हैं हिंदी में, इसको संकुल कहते हैं, राइट। तो दोस्तों होता क्या है कि NADH2 जो है, जिसके पास में अत्यधिक मात्रा के ऊर्जा के पैकेट्स होते हैं, तो ये NADH जो आयन है, ये अपने में से इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके, हाइड्रोजन को त्याग करके और NAD आयन में बदल जाता है। जब NAD से जो इलेक्ट्रॉन है, ये एक अज्ञात कोई सब्सटेंस होता है आयरन सल्फर का, उनसे लेकर के और उसको आगे आगे ट्रांसफर कर दिया जाता है यूबिक्विनोन के अंदर। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं यूबिक्विनोन। यूबिक्विनोन, ये यूबिक्विनोन एक विशेष प्रकार का यौगिक होता है जो अपने अंदर इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन्स को हैंडल कर लेता है। और दोस्तों ध्यान रखना, जब इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन आयन इस NAD प्लस आयन से जब रिमूव होते हैं, तो इस समय अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा रिलीज होती है, और वो ऊर्जा जो है दोस्तों वो एटीपी के रूप में, किसके रूप में, एटीपी के रूप में स्टोर कर ली जाती है। ठीक है, तो रिपीट कर रहा हूं, NAD प्लस आयन अपने में से इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन को जब रिलीज करते हैं, तो यहां अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, और वो ऊर्जा का उत्सर्जन क्या होता है कि ADP प्लस PI को अब जोड़ करके ATP के निर्माण में मदद करते हैं। ठीक है, यहां से ये इलेक्ट्रॉन रिलीज होकर के आगे जाते हैं आपके यूबिक्विनोन के पास में। यूबिक्विनोन के बाद में जाने के बाद में दोस्तों ध्यान रखना, ये जो है आपके आते हैं कॉम्प्लेक्स, किसमें, ये कॉम्प्लेक्स आते हैं आपके थर्ड के अंदर। जो कंप्लीट क्या होता है, ये कंप्लीट एक आपके साइटोक्रोम तंत्र होता है। अब बात आती है कि सर साइटोक्रोम क्या है, तो यहां बात करें, साइटोक्रोम जो है, साइटोक्रोम ये आपके कॉपर
और आयरन, है ना, कॉपर और आयरन से बने होते हैं। तो ये एक विशेष प्रकार के, यूं मान लीजिए कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जो आपकी कॉपर और आयरन यानी कि लोहे से मिलकर के बनी हुई स्ट्रक्चर होती है, जिनके कई प्रकार होते हैं, जिनको शॉर्ट फॉर्म में ध्यान रखना दोस्तों कि जो साइटोक्रोम है उसको CYT करके शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। इसके कई प्रकार होते हैं, जैसे साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम B, ठीक है। तो साइटोक्रोम B, C1, उसके बाद में साइटोक्रोम C, फिर आपकी साइटोक्रोम A3, ये जो सीक्वेंस है ना, ये सीक्वेंस आपके साइटोक्रोम की होती है, राइट। तो देखिए यूबिक्विनोन से जो ये इलेक्ट्रॉन है ये आपके आगे रन करता है, रन करने के बाद में साइटोक्रोम जो कॉम्प्लेक्स है वहां पर आता है। वहां आने के बाद में एक और जो एनर्जी का जो फॉर्मेशन है वो एटीपी के रूप में, किसके रूप में होता है, एटीपी के रूप में होता है, ठीक है। देन यहां से जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करके, है ना, कहां जाता है, एफएडी आयन के पास में। एफएडी आयन जो है वो अपने में से इसको रिलीज कर दिया जाता है। उस समय जो ऊर्जा है वो एटीपी के रूप में बनती है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स ध्यान रखना साइटोक्रोम तंत्र में जाते हैं और हाइड्रोजन जो है वो इस सिस्टम से बाहर आ जाते हैं। हाइड्रोजन कहां आते हैं दोस्तों, हाइड्रोजन इस सिस्टम से बाहर आ जाता है। कौन सा सिस्टम, साइटोक्रोम जो सिस्टम है। तो मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं कि यूबिक्विनोन से ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जो है कॉम्प्लेक्स थर्ड और कॉम्प्लेक्स सेकंड में से रन करता है, तो उस समय एटीपी का फॉर्मेशन होता है। देन यहां जो इलेक्ट्रॉन है ये साइटोक्रोम C से होते हुए आपके साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3 में रन कर जाता है। और यहां और एक इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, जब इलेक्ट्रॉन जब साइटोक्रोम A से और A3 के बीच में रन करता है, ठीक है, तो यहां एक और एनर्जी का फॉर्मेशन होता है और वो बनता है दोस्तों एटीपी के रूप में। क्लियर। फाइनली ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन आयन F1 या F0 जो पार्टिकल्स है इनसे होते हुए दोस्तों ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां एटीपी सिंथेटेज, ये एंजाइम क्या करता है कि यहां पर इनको मिला करके और फाइनली क्या करता है, फाइनली यहां एटीपी का जब फॉर्मेशन हो जाता है तो यहां जल का एक अणु बनाया जाता है। तो यहां छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं कि जो तंत्र है ना, ईटीएस में अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन होता है। क्या होता है दोस्तों, अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन होता है। तो एक क्वेश्चन यहां से यहां काफी बार पूछा जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन इस सिस्टम में रन कर रहा है ना, उसको आखिरी में कौन हैंडल करता है। दोस्तों ध्यान रखना, आखिर में जो ये इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन जो एटम है ना, ऑक्सीजन जो आयन है उसके द्वारा ग्रहण किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन आयन। तो ये ऑक्सीजन जो आयन है ये इस इलेक्ट्रॉन और ये जो हाइड्रोजन जो मुक्त हो रहे थे, इन हाइड्रोजन को लेकर के आपके क्या बनाता है, जल का निर्माण करता है। तो दोस्तों आप याद रखें श्वसन की समीकरण में हमने बात की थी दोस्तों कि जब कंप्लीट किया जाता है तो इसमें एक तो CO2 बनता है प्लस H2O बनता है प्लस ATP बनते हैं, राइट। तो ये जो H2O है वो इस तरीके से फॉर्म किया जाता है, ठीक है। और इसी ETS के अंदर ATP का जो निर्माण है वो किया जाता है, किसके द्वारा, NADH2 और FAD के द्वारा। तो दोस्तों आप याद करें, आपको बता रखा है कि एक NADP जो H2 है उसके द्वारा 3 ATP अणुओं का निर्माण किया जाता है। तो एक टाइम यहां किया जाता है, सेकेंड टाइम और थर्ड टाइम यहां पर किया जाता है। और इसी क्रम में अगर बात करें FAD के बाद में सिस्टम में 2 ATP अणु का निर्माण किया जाता है।
तो इसीलिए इसको जो काउंटिंग जब करते हैं वो हम यही करते हैं कि एक जो NADPH2 है, NADH2, एक NADH2 है, उससे 3 ATP अणु का निर्माण होता है, जबकि एक FADH2 से 2 ATP अणुओं का निर्माण किया जाता है। किसके द्वारा? इस ETS सिस्टम के द्वारा। तो दोस्तों मैं एक बार पुनः रिपीट कर देता हूं कि इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण तंत्र यानी कि ETS, ये नाम क्यों पड़ा? ये नाम इसलिए पड़ा कि एक सिस्टम होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन रन करते हैं। आप देख सकते हैं सब जगह पर क्या है कि आगे से आगे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक यौगिक से दूसरे इलेक्ट्रॉन ग्राही में, दूसरे इलेक्ट्रॉन ग्राही से तीसरे इलेक्ट्रॉन ग्राही में लगातार जंप करता है, और इस दौरान अलग अलग जगह पर जो ऊर्जा मुक्त होती है वो ऊर्जा आपकी ATP के रूप में स्टोर कर ली जाती है ना। जिसमें अगर ये सिस्टम है ना NADPH2 से स्टार्ट होता है तब आपके 3 ATP अणुओं का निर्माण होता है, और यदि यही सिस्टम FADH2 के द्वारा स्टार्ट किया जाता है तो 2 ATP अणुओं का निर्माण किया जाता है। और यही कारण है दोस्तों, जब समीकरण लिखवाई थी तब आपको ब्रैकेट में लिखवाया था 36 ATP / 38, उसका रीजन यही है। क्लियर? तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये जो टॉपिक है ETS आपको अच्छे से समझ में आया है। फिर भी किसी भी मेरे फ्रेंड्स को कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, है ना, तो आप कमेंट्स जरूर कर सकते हैं विद अपने रियल नेम के साथ में। तो अब हम केवल अब बात कर रहे हैं कि एक जो F1 पार्टिकल है ना, तो उसमें ऐसा क्या होता है। तो उसमें देखिए दोस्तों कि हाइड्रोजन आयन को जब रन किया जाता है किसके साथ में? इलेक्ट्रॉन्स के साथ में, तो जो ऊर्जा के जो बंडल्स निकलते हैं ना, पैकेट्स निकलते हैं, तो वो पैकेट आपके ATP के रूप में बनते हैं। और ये जो कंप्लीट जो प्रोसीजर है ये आपकी कहां कंप्लीट होती है? ये कंप्लीट होती है दोस्तों आपके क्या नाम है F1 पार्टिकल यानी कि ऑक्सीसोम में। ठीक है, चलो। तो दोस्तों नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना, नेक्स्ट टॉपिक है, अब हम उसकी बात कर रहे हैं श्वसन जो है, वायवीय जो श्वसन है, उस वायवीय श्वसन का कंप्लीट जो सार है, उस सार के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं वायवीय श्वसन, इसको आप ऑक्सी श्वसन कह सकते हो। ऑक्सी श्वसन का सार यानी कि एक जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उस एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का कंप्लीट जो रिजल्ट है, वो रिजल्ट कैसे आता है, कितना आया है, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें कि ग्लूकोज को तोड़ने का जो पहला स्टेप है, वो पहला स्टेप होता है दोस्तों ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस, तो ग्लाइकोलाइसिस में कितने ATP बने? ATP प्राप्त यानी कि बने, स्टार्टिंग देख लेते हैं, खर्च ATP, उसके बाद में प्राप्त ATP यानी कि कितने बने, राइट, और NADH2, और अगर कहीं पर FADH2 बने हैं तो FADH2, राइट। तो देखिए ग्लाइकोलाइसिस की अगर बात करें दोस्तों, तो ग्लाइकोलाइसिस में जो खर्च हुए थे ATP, कितने ATP खर्च हुए थे? 2 ATP अणु खर्च हुए। प्राप्त कितने थे? प्राप्त हुए थे दोस्तों अपने 4। और NADPH2 कितने बने थे? NADPH2 बने दोस्तों 2। क्या इस समय FADH2 बना? नहीं, है ना, तो यहां पर FADH2 नहीं बनता। सेकंड नंबर बात करें, सेकंड नंबर पर है आपके मध्यवर्ती उत्पाद। मध्यवर्ती उत्पाद, मध्यवर्ती उत्पाद में आप याद करें
कि इसमें हमने देखा था कि भाई एक जो एसिटाइल कोएंजाइम का जो फॉर्मेशन होता है वो आपके पायरुविक अम्ल से होता है। तो इस समय कोई एटीपी का खर्च हुआ नहीं हुआ, कोई एटीपी प्राप्त नहीं, हाँ, बट यहां एक NADPH2 का फॉर्मेशन होता है और FADH2 का फॉर्मेशन इस समय भी नहीं होता। थर्ड जो स्टेप है उसमें अगर बात करें तो वो है आपके क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र, तो देखिए दोस्तों, क्रेब्स चक्र में कहीं पर भी एटीपी खर्च नहीं हुआ। हाँ, यहां पर जो एटीपी है वो किसके रूप में प्राप्त हुआ था? जीटीपी के रूप में। और वो कितने होते हैं? टोटल 2। कारण कि यहां जो पायरुविक अम्ल है वो 2 बनते हैं ना, तो यहां हमने इसको यूं कर सकते हैं 1 × 2 = 2। क्लियर? और ये जो NADH2 है ये आपके 3 टाइम बनते हैं, 3 अलग अलग जगह पर बनते हैं, राइट। और ये जो FAD है ये आपके एक जगह पर प्राप्त होता है। तो इंटू 2 कर दें क्योंकि 2 मॉलिक्यूल है और ये इंटू 2 मॉलिक्यूल। तो कुल मिलाकर के टोटल अगर बात करें दोस्तों, तो जब हम देखेंगे इनको काउंट करेंगे तो जो एटीपी है ना, कंप्लीट, वो जो एटीपी का जो मॉलिक्यूल है वो आपकी होता है 38। कितने होते हैं? 38 जो एटीपी मॉलिक्यूल्स है उसका फॉर्मेशन होता है, जिसकी हमने यहां चर्चा की हुई है। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों आपके जो एक वायवीय श्वसन है, यानी कि ऑक्सी जो श्वसन है, उस ऑक्सी श्वसन के अंदर किस प्रकार से एटीपी अणु का निर्माण होता है। ठीक है, चलो, तो दोस्तों आज हमने जो बात की है वो देखा है कि भाई किस प्रकार से ETS जो है वो कंप्लीट किया जाता है। तो ETS जो है माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक जो झिल्ली है, उस आंतरिक झिल्ली में इसको कंप्लीट किया जाता है, जिसमें एटीपी बनाने का जो प्रोसीजर है वो इस तरीके से कंप्लीट किया जाता है, जिसमें एक NAD जो आयन है, ये NADH+ आयन, ये सिस्टम में एंटर करता है। ठीक है, एंटर करके अपने में से इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन्स जो आयन है उनको रिलीज करता है। ठीक है, इसको रिलीज करके यहां पर एक एनर्जी का पैकेट बनता है, वो पैकेट जो है वो आपके एटीपी के रूप में बनता है। यहां से इलेक्ट्रॉन रन करते हुए यूबिक्विनोन के पास जाता है। यूबिक्विनोन से ये इलेक्ट्रॉन अब आपकी FAD आयन के माध्यम से साइटोक्रोम तंत्र में एंटर करता है। जब यहां से इलेक्ट्रॉन टर्न करता है तब एक एटीपी अणु का फॉर्मेशन और होता है। फाइनली साइटोक्रोम तंत्र से जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, अलग अलग जो साइटोक्रोम है ना, उसमें अपनी बात करें तो B, C, C1, A, A3, इन अलग अलग साइटोक्रोम तंत्र से होते हुए ये हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एटीपी का फॉर्मेशन करते जाते हैं। तो कुल मिलाकर के इस पूरे सिस्टम में एक NADPH2 है वो आपके 3 एटीपी अणुओं का निर्माण करता है, और एक FAD जो है ना, FADH2, ये आपके 2 एटीपी अणुओं का निर्माण करता है। और एटीपी बनाने के लिए एक एंजाइम की आवश्यकता होती है। उस एंजाइम को कहते हैं आपके एटीपेज सिंथेटेज। यहां कौन सा एंजाइम भाग लेता है दोस्तों? एटीपेज सिंथेटेज। एटीपेज सिंथेटेज, सिंथेटेज एंजाइम। तो इस एटीपेज सिंथेटेज एंजाइम की बदौलत एटीपी का जो निर्माण है वो F1 पार्टिकल्स में होता रहता है। देन ये फाइनली एक ऑक्सी श्वसन की जो, यानी कि वायु श्वसन की जो सार है, जो समरी है, तो उसमें आपको इसको वापस इसी टेबल को रिटर्न में, यानी कि थ्योरेटिकली इसको लिखना है कि भी ग्लाइकोलाइसिस में कितने एटीपी बने, कितने कंज्यूम हुए यानी कि यूज किया गया, और कितने NADH2 का निर्माण हुआ। इसी तरीके से आप मध्यवर्ती उत्पाद कौन सा? एसिटाइल कोएंजाइम A का निर्माण।
एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं दोस्तों मध्यवर्ती उत्पाद, राइट। तो उस समय आपको पता है कि केवल एक NADH2 का निर्माण होता है, क्लियर। देन क्रेब्स शक्कर में कंप्लीट हमें पता है कि एक जगह आपकी GTP बनती है, यानी कि 2 मॉलिक्यूल, 3 अलग अलग जगह पर आपकी NADH2 का निर्माण होता है। अगर कंप्लीट बात करें दोस्तों तो इसको आप 3 की जगह 4 कह सकते हो, कब? जब इसको इसके साथ में हमने काउंट किया था, राइट। और हर के साथ में क्या करेंगे? 2 की गुणा करेंगे, कारण कि 2 पायरुविक अम्ल इसमें बनते हैं। और इसी समय एक जगह पर आपकी FAD बना था इंटू 2। कंप्लीट जब इसको अपन काउंट करते हैं तो 38 जो ATP मॉलिक्यूल्स है वो हमें प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज के जो ये टॉपिक्स है आपको समझ में आए हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आप लोग लगातार इस चैप्टर के जो भी वीडियोस हैं उनको लगातार देखते रहें, और किसी में भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप जरूर पूछिएगा विद अपने रियल नेम के साथ में। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच।